अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्तां। गुज़श्ता एक साल से सियासी महाज पर गिरते, संभलते, रुकते, लड़खड़ाते, फिर कभी चलते दौड़ते तो कभी रेंगते इमरान खान की टांग पर आए जख्म अदालती पेशी से जरा देर पहले अचानक खड़े हो गए, जिसके बाद सहारे तलाशते कप्तान आज व्हील चेयर पर आ गए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान सड़कों पर रहने, जलसे जुलूस करने और इन जलसे जुलूसों में लंबी लंबी तकरीरें करने में अपनी मिसाल आप रखते हैं, लेकिन इन पर कायम मुकदमात में जब भी अदालतें उन्हें तलब करती हैं तो यकायक उनकी तबीयत नासाज हो जाती है। 6 माह कबल आने वाले जख्म हरे हो जाते हैं और टांग में सोजिश बढ़ जाती है। व्हील चेयर से जमान पार्क से रवानगी और इसकी खास तरीके से मीडिया कवरेज और जिस तरह की फोटोज सामने आए उससे जाहिर किया जाता है कि वो एक बेबस और लाचार इंसान है जिस पर रियासत जुल्म सितम ढा रही है। आज जब इमरान खान जमान पार्क से इस्लामाबाद रवाना हुए तो उन्होंने एक तरफ आवाम को रूल ऑफ लॉ के तहफ़्फ़ुज़ और चीफ जस्टिस की हिमायत में बाहर निकलने का मशवरा दिया, तो दूसरी तरफ अपनी पेशी को किसी साजिश का पेशखैमा बताया। उनके मुताबिक 2 दफ़ा उनके कत्ल की साजिश हो चुकी है और इन सबके खास शख्सियत है इमरान खान, जिन्होंने कुछ अर्सा कबल सियासी जमातों बशमूल इदारों के एहतराम का इयादा किया, लेकिन अपने ऊपर दर्ज केसेस से मुतालिक पेशी से कबल एक बार फिर अस्करी इदारे पर चढ़ाई कर दिया और इदारों पर मरबूत हिकमत अमली के तहत अपनी जान को खतरात में डालने का इल्ज़ाम दोहरा दिया है। मुल्क के बेशतर सियासी कायदीन माजी में अदालतों का सामना कर चुके हैं, लेकिन जब भी इमरान खान को रूल ऑफ लॉ के ताबे बनाने की कोशिश की जाती है, उन्हें अदालत बुलाया जाता है, तो उनके बयानिए के बायस पूरा मुल्क हिजान और अफरा तफरी का मंजर पेश करने लगता है। उनके आए रोज बदलते साजिशी बयानियों का बज़ाहिर मकसद मुल्क में अफरा तफरी फैलाना और फौज को निशाना बनाकर अपने सियासी मकासद का हुसूल है। ये सब उनकी बढ़ती हुई फ्रस्ट्रेशन का आकाश है। उनकी जमात की बाकी रहनुमा भी हकीकत के बरक्स उन्हीं का बयानिया अपनाए हुए हैं और इदारों के खिलाफ बयानबाजी करते हुए ये बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान की जान को जानबूझकर खतरात में डाला जाए। फारूक हबीब और कासिम सूरी का इस बारे में क्या कहना है, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। तो ये अगर उनके ऊपर कोई हमला अगर खुदा न खास्ता दोबारा हो जाता है तो वो तो पहले बता चुके हैं कि जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने वजीराबाद में उनके ऊपर हमला करवाया था। वही लोग जिन्होंने सिक्योरिटी देनी है, उन्हीं से हमें जो है वो खतरा मौजूद है। तो फिर इसकी जिम्मेदारी कौन कबूल करेगा? आज इमरान खान के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 9 केसेस की समाअत थी, जहां पर उनको 7 मुकदमात में जमानत और 2 मुकदमात में जमानत में तौसीह मिली है। इमरान खान ने आज पेशी के बाद भी सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की और इस गुफ्तगू में भी उन्होंने इदारों पर इल्जामात की बौछार की। उन्होंने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट में 5 रुकनी बेंच को नाम बताया है जिनसे जान को खतरा है और इसका नाम लूंगा तो आपका अखबार नाम नहीं छाप सकेगा क्योंकि केयर टेकर गवर्नमेंट वो चला रहा है। चेयरमैन PTI का कहना था कि जनरल बाजवा ने कई ब्रीफिंग्स में कहा कि टैंकों में तेल नहीं है। मैं हैरान था कि किस किस्म का आर्मी चीफ है जो ये बात करता है। साफी ने सवाल किया कि जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस से सुप्रीम कोर्ट में तकसीम नहीं हुई। इस पर इमरान खान ने कहा कि काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस कहां से आया होगा, उनके खिलाफ रेफरेंस फैज हमीद से भी ऊपर से आया था। हमें बताया गया कि नवाज शरीफ जायदाद पर फारिग हुआ, अब उनके लंदन में फ्लैट का जवाब दिया। हमें तो बताया जाता था कि कानून सबके लिए बराबर है, फायज ईसा से भी जवाब लेना है। बाद में हमें अंदाजा हुआ कि इसका मकसद कुछ और था। उन्होंने मजीद कहा कि क्रिकेट में तो मैं 170 तक ही पहुंचा था, डबल सेंचुरी नहीं हुई थी, लेकिन मेरे मुकदमात में तेजी से इजाफा किया जा रहा है। मेरे खिलाफ मुकदमात की डबल सेंचुरी जल्द मुकम्मल हो जाएगी। इमरान खान का कहना था कि एस्टैब्लिशमेंट कहती है कि आपकी हुकूमत की तालिबान से मुज़ाकरात की पॉलिसी गलत थी। अफगान हुकूमत से मुज़ाकरात जारी थे कि TTP वालों को कैसे वापस भेजना है। मुज़ाकरात जारी थे कि इस दौरान हमारी हुकूमत चली गई। यानी खासे गिले शिकवे आज इमरान खान साहब ने किए हैं। लेकिन दूसरी तरफ आज मलिक अहमद खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या मौक़िफ़ सामने आया, जरा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस, सुओ मोटो नोटिस का इख्तियार और उसके साथ ये फैसले आते जो कि पाकिस्तान की सियासत का तय्युन करें, उसका नतीजा क्या निकलता है। ये सारी चीजें अब मीडिया में रिपोर्ट हो रही हैं। दिस नीड्स अ सीरियस इंट्रोस्पेक्शन। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक ऐसे वक्त में आई है जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 27 अप्रैल को जिस मुकदमे का ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं आया था, जिस समाअत का, वो ऑर्डर जारी कर दिया गया है और उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है कि वो 14 मई के इंतखाबात कराने के फैसले पर अभी तक बरकरार है और उन्होंने सियासी जमातों को डायलॉग के हवाले से, मुज़ाकरात के हवाले से कोई भी बात नहीं की थी। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस इंपॉर्टेंट केस की, जिसमें मुल्क में एक साथ इंतखाबात कराने का मामला है, इसकी समाअत अब कल करने जा रही है। ऐसे में पार्लियामान असर्ट कर रही है और स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ इस हवाले से क्या मौक़िफ़ अपनाए हुए हैं। मुज़ाकरात का मौका था, दोनों फरीकैन की तरफ से PDM और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात किए, नेगोशिएशंस हुई, लेकिन मुज़ाकरात की नाकामी के बाद दोनों का मौक़िफ़ सामने आया है। अब इमरान खान साहब सड़कों पर आने का इरादा रखते हैं, लेकिन सड़कों पर आने से पहले ही टांग में लिए हुए ज़ख्म को लेकर वो व्हील चेयर पर आ गए हैं। दूसरी तरफ हुकूमत है कि वो अपने इस मामले के ऊपर अटल है। वो ये कह रही है कि पार्लियामान असर्ट करेगी, इस्तेहकाक कमेटी के अंदर मामले को लाया
बुलाया जाएगा, जजेस के भी एहतसाब की बात हो रही है, और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक जज को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हवाले से और फिर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को बुलाने की बात भी हुई है। तो लग ये रहा है कि जो फायर फाइटिंग है या सीज फायर है वो नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा, और मामला अल्टीमेटली जंग की तरफ बढ़ेगा। और ये जंग दो इदारों के माबैन नहीं रहेगी, यानी एक तरफ पार्लियामान और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, बल्कि जो फोर्स ही किया जा रहा है कि इस जंग के नतीजे में किसी तीसरी कुव्वत को भी सर उठाने का मौका मिलेगा। शायद दोनों तरफ से इस बात का इदराक है, लेकिन जाहिर है कि इमरान खान जैसा जो पॉपुलिस्ट लीडर होता है, या तो वो क्राइसिस को जो कैपिटलाइज करता है या क्राइसिस को, अवेलेबल क्राइसिस को डीपन करने की कोशिश करता है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नदीम कुरैशी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम नदीम कुरैशी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मेरा बड़ा सादा सा सवाल आपसे ये था कि इमरान खान साहब ने जब रैली की क़यादत करनी होती है, वो लिबर्टी चौक से नासिर बाग तक तो बिल्कुल ठीक पहुंच जाते हैं, लेकिन जैसी अदालत बुलाती है तो जख्म हरे हो जाते हैं। अच्छा, वैसे तो मैं समझता हूँ अखलाकी तौर पे हमें इस बात का अंदाजा यकीनन होना चाहिए कि किसी भी शख्स को कोई तकलीफ, कोई बीमारी आ सकती है। आपके मेरे पूरे पाकिस्तान के में इमरान खान साहब जख्मी हुए। फिर मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, ये अखलाकियात आपकी उस वक्त क्यों नहीं जागी थी जब मियां नवाज शरीफ साहब का प्लेटलेट्स काउंट नीचे था, और वो जब जहाज में सवार होकर लंदन के लिए जा रहे थे? तो मैं आपको सुनवाऊं कि इमरान खान साहब ने क्या कहा था उस वक्त। हम ही आपको कहते थे कि अखलाकियात का मुजाहरा करें, वो अखलाकी जुर्रत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अक्सर अकाबरीन के अंदर नहीं है। अच्छा, तवक्को रखूंगा जो चीज हम में आप तलाश कर रहे हैं, काश आप में भी वो थोड़ी सी आ जाए। अखलाकी जुर्रत, अखलाकी बात सुनने का हौसला इमरान खान साहब का नहीं। आज जब आपके कायद के ऊपर तनकीद हो रही है तो आप सुनने को रवादार नहीं। रेहान साहब, इमरान खान साहब ने जिस रैली की क़यादत की उसमें वो गाड़ी में बैठे हुए थे, उनके पाँव में दोबारा इन्फेक्शन हुई है। मुझे और आपको, हम सबको सियासी खिलाफ नजरिए के खिलाफ ये बड़ी खूबसूरत बात आप कर रहे हैं, मैं इससे एग्री करता हूं कि अखलाकियात ये नहीं होती कि आप किसी पे तनकीद करें, उसकी बीमारी का मजाक उड़ाएं, लेकिन ये मजाक आप उड़ाते रहे। मैं तो सवाल ये कर रहा हूं आपसे कि उस वक्त जस्टिफाइड नहीं था, यही अब आपको समझाते थे कि खुदारा किसी की बीमारी का मजाक ना बनाए, ये वक्त आप पे भी आ सकता है। इसलिए अब आपको आज बाबर करा रहे हैं कि देखिए वक्त का पहिया बड़ा बेरहम है। मेरे अजीज रेहान तारिक साहब, नवाज शरीफ साहब जब बीमार हुए तो किसकी गवर्नमेंट में उनको इजाजत मिली? आपकी गवर्नमेंट में। देखिए, आपका प्रॉब्लम आपने मुझसे पूछा है, तो मैं जवाब दे रहा हूं। आपकी गवर्नमेंट में, आपकी हुकूमत की बनाई हुई मेडिकल रिपोर्ट। देखिए, अब हम जो सानवी चीजें हैं उनको अहमियत देते हैं। जो मेजर एक चीज हुई है, मेजर एक्ट हुआ कि उनको पूरा मौका दिया गया। पाकिस्तान के कितने लोगों को जेल से इलाज करवाने के लिए बाहर निकालने की सहूलत मिलती है। भाई, ये भेजा, अगर एक शख्स को ये किसने भेजा? किया किसने भेजा उन्हें बाहर? किसने भेजा? पाकिस्तान की अदालतों ने हुक्म दिया। लेकिन आपकी हुकूमत ने, पाकिस्तान की अदालतों ने हुक्म दिया, आपकी हुकूमत ने। लेट मी करेक्ट यू सर, लेट मी करेक्ट यू, फैक्चुअली इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन ना दीजिए। अच्छा, सुन तो लेना, आपकी हुकूमत ने उन्हें गो एड दिया जाने के लिए। देखिए, अखलाकियात, मॉरलिटी सबके लिए बराबर होती है। हम किसी भी शख्स के लिए कतई नहीं चाहेंगे कि उसकी इज्जत को, उसकी जान को। तो उस वक्त के स्टेटमेंट्स पे आज माफी मांगे ऑन रिकॉर्ड, आज ऑन रिकॉर्ड माफी मांगे कि उस वक्त आपने गलत किया था। आपको अच्छा लगा? आपको अच्छा लगा कि आज एक शख्स व्हील चेयर पे जो पाकिस्तान, मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे बहुत बुरा लगा। आज उसको आज बजाय गरीब आदमी की हालत बेहतर करने के बजाय मुझे ये भी बुरा लगा कि शौकत खानम कैंसर केयर हॉस्पिटल रिपोर्ट जारी कर रहा है टांग के जख्म पे। मुझे तो ये भी बुरा लगा। अच्छा, सुन तो लेना, आपका चूंकि ना सुनना ही आपका असल टारगेट है। माफी मांगे ना सर, जो उस वक्त आपने किया था आज उसके ऊपर माफी मांगे। आप शौकत खानम में माफी मांगते हैं। कैंसर के अलावा शौकत खानम में कैंसर के अलावा दीगर अमराज का इलाज भी हो जाता है। माजी में दिए गए स्टेटमेंट्स पे माफी मांगते हैं आप? किस चीज पर माफी मांगे? जो नवाज शरीफ साहब की बीमारी पे आपने इतनी हरजत सराई की, उसको कंट्रोवर्शियल बनाया, उनका मजाक उड़ाया। आपने बेगम कुलसूम नवाज की बीमारी पे मजाक उड़ाया, माफी मांगते हैं? अल्लाह ताला बेगम कुलसूम नवाज साहब को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। चलिए स्टेटमेंट्स वापस लेने के लिए तैयार हैं। कितनी मौज इस मुल्क में नवाज शरीफ की लगी है और नवाज शरीफ जैसे के लोगों की लगी है, आपके मेरे तो मुकद्दर में भी नहीं है। भाई, वापस लेते हैं आप। गरीब की बात करें, आप गरीब के लिए अपने लफ्जों को इस्तेमाल करें, या अपने कीमती लफ्ज, अपने ये अंदाज, अपना ये तकातुब, आप ही ने तो अखलाकियात का भाषण, आपने गुफ्तगू अखलाकियात के भाषण से शुरू किया, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। रेहान, ये नवाज शरीफ को आप जैसे और पठाने खान क्यों जाते हैं यार? क्या नवाज शरीफ का मुकद्दर में रह गए? आप इधर ढोल पीट रहे हैं। आज इमरान खान व्हील चेयर पे, तो इमरान खान की बीमारी के ऊपर मजाक बनाया जा रहा है। कल यही काम आप करते। चलिए छोड़िए, चलिए आप, अगर आप में इतनी अखलाकी जुर्रत नहीं है कि आप अपने स्टेटमेंट वापस लें तो हम आगे बढ़ते हैं।
मैं कर्ज कर दूं आपको, नहीं मैं मुझे करनी है बात, मैं गरीब का नुमाइंदा हूं, मैं आपकी तरह शराफिया का नुमाइंदा नहीं हूं, मैं मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट करता हूं, मैं रेडी वाले का नुमाइंदा हूं, मैं भूख मरते आटे के लिए जान देने वाले उन 20 मजलूमों का नुमाइंदा हूं। आज इमरान खान जब अदालत पेशी के लिए जा रहे थे तो कितनी गरीबों की बात की उन्होंने, आज कितने छाबड़ी फरोशों के लिए इमरान खान साहब ने बात की है। नहीं, लेट मी आस्क यू नाउ, लेट मी आस्क यू, आपने डायरेक्टली मेरी पर्सनालिटी पे अटैक किया सर, और आई एम सॉरी, आपने पर्सनल अटैक किया, आप पर्सनल अटैक कर रहे हैं, आप पर्सनल अटैक कर रहे हैं। टेक योर वर्ड्स बैक, टेक योर वर्ड्स बैक, टेक योर वर्ड्स बैक, टेक योर वर्ड्स बैक सर, टेक योर वर्ड्स बैक सर। आपने मुझे कहा है कि मैं अशराफिया का नुमाइंदा हूं, आपने मुझे कहा है कि मैं अशराफिया का नुमाइंदा हूं, मेरी बात सुने सर। आई एम सॉरी नदीम कुरैशी साहब, आई एम सॉरी, मैं अगर आप इसी तरह से तकल्लुम के साथ गुफ्तगू करेंगे तो आई एम सॉरी, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपने मुझे कहा अशराफिया का नुमाइंदा हूं, आप इसको जस्टिफाई करते हैं किसी तरीके से, पर्सनल अटैक कर रहे हैं आपके अल्फाज। 283 का पेट्रोल, 283 रुपए का डॉलर, आज जो लोग उम्रे में जा रहे हैं उनसे पूछे क्या आज इमरान खान साहब जिस वक्त पेशी के लिए गए तो क्या उन्होंने पेट्रोल के ऊपर बात की, क्या उन्होंने पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों के ऊपर बात की इमरान खान साहब ने? आज क्या इन्फ्लेशनरी प्रेशर के ऊपर बात की? आज क्या किसी कॉमनर पे बात की? आज सिवाय अपनी जान के खतरे के किसी और चीज पे बात की इमरान खान साहब ने? अच्छा, एक गुजारिश करूं, अगर आप मुझे सुन लेंगे ना, यकीन करें कुछ भी नहीं होगा, राज़िक अल्लाह की ज़ात है, अगर आपको कुछ हो जाए मुझे पकड़ लीजिएगा, मेरे नाम रिस्क दे रहे, सुने तो सही ना यार। नहीं, आप इस चीज की जमानत नहीं दे सकते, पाकिस्तान की आप नहीं, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में, रिस्क भी अल्लाह के हाथ में है। नदीम कुरैशी साहब सुन तो लेना मेरे, अरे यार एक तो आप बोलते इतना ज्यादा है, अल्लाह ताला आपको हिम्मत और हौसला दे। आई एम सॉरी, जब आप राइट लेफ्ट गुफ्तगू करेंगे ना तो मुझे फिर आपको ट्रैक पे लाना पड़ता है। के पठान के लिए, बलूचिस्तान के बलोच के लिए डूबते रोते पीटते कश्मीरी के लिए करें, या 15-20 हजार महीना में जिंदगी गुजारने वाले क्लर्क को आपके लफ्जों की जरूरत है। इस मुल्क में भूख मरती है अवाम को आपके लफ्जों की जरूरत है। नवाज शरीफ की जो मनासराई करने वाले बड़े लोग हैं, आज मैं समझता हूँ खुदा की कसम, जितना पाकिस्तान का इंटेलेक्चुअल, जितना पाकिस्तान का इंटेलेक्चुअलिज्म था, जितनी पाकिस्तान के पढ़े लिखे लोगों की डिबेट थी, जब मैं उनको देखता हूँ वो अशराफियों को सपोर्ट कर रहे हैं। बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू आपने की। आपकी तकरीर खत्म हो गई सर? अगर आपकी तकरीर खत्म हो गई हो तो मैं आपसे सादा सा सवाल करूं सर, इजाजत दीजिए मैं पूछ सकूं। जितनी लंबी तकरीर आपने एक आम आदमी के लिए, गरीब हारी मजदूर किसान के लिए की है, तो ये जो हफ्ते को इमरान खान साहब ने कहा है कि चीफ जस्टिस के लिए 1 घंटे के लिए गली कूचों में निकलें, यही कह देते कि गरीब आदमी के लिए निकले, तो मैं समझता कि वाकई आप गरीब आदमी के साथ खड़े हुए हैं। आपको इस तरह की तकरीर करने का जो है ना वो नौबत ना आती या ना करनी पड़ती अगर इमरान खान साहब 5:30 बजे हफ्ते के रोज चीफ जस्टिस के लिए नहीं, गरीब आदमी के लिए निकलने का कहते हैं। इमरान खान का किससे मुखातिब? इमरान खान उसी गरीब आदमी से कि वो निकले चीफ जस्टिस के लिए। चोरी करता पकड़ा जाए तो जेल में, साइकिल चोरी करता पकड़ा जाए अपने बच्चों की भूख मिटाने के लिए तो जेल में, और ताकतवर रेल में। वाह, गरीब जेल में, ताकतवर रेल में, गरीब जेल में, ताकतवर प्लेन में, गरीब जेल में और ताकतवर लंदन में, गरीब के लिए कैदोबंद, गरीब के लिए जूते, गरीब की मूछें काटे जो आपके हाथ चढ़ जाए उसके बाल काटे। क्या खूबसूरत बात आपने की है। एक गरीब आदमी जो बकरी चोरी करता है ना सर, बकरी चोरी जो करता है ना सर, उसकी कन्विक्शन होती है। यहाँ पर इमरान खान साहब के ऊपर दर्जनों मुकदमात होते हैं, जमानत लेके वापस आ जाते हैं। क्या किसी गरीब को यह सहूलत मैसर है अदालत से? हर उस शख्स को मुयसर ये सहूलत जो कानून को अपने लिए शेल्टर समझता है। अभी आपने क्या जुगलबंदी इस्तेमाल की है कि गरीब जेल में आप और अमीर आदमी रेल में। आपने 3 बार कहा गरीब जेल में, अमीर आदमी रेल में। बिल्कुल ठीक है, गरीब आदमी जेल में और अमीर आदमी बुलेट प्रूफ बम प्रूफ गाड़ी में। गरीब आदमी जेल में, अमीर आदमी अपने कारकुनान के हिसार में। गरीब आदमी जेल में, अमीर आदमी जमान पार्क के अंदर बाहर कारकुनान को बिठाया हुआ है। खवातीन कारकुनान भी मौजूद हैं, वो कहते हैं इमरान खान हमारी रेड लाइन। गरीब आदमी जेल में। अच्छा सुने जी, आपने और मैंने कभी देखा आज तक कि पाकिस्तान समेत किसी भी मुल्क में हुकूमतें अपने इदारों पर हमलावर हो? कभी आपने सुना मुहज़्ज़ब दौर में कि हुकूमतें सिर्फ जो वजूद में आई हो महंगाई खत्म करने के लिए, उनका टॉपिक, उनका ट्रेंड अब महंगाई खत्म करना नहीं है, ना वो उस टॉपिक को एड्रेस कर रहे हैं। उनका अब एड्रेस क्या है कि वो इदारों पर हमलावर हो। और इदारे किसके हैं? इस मुल्क के। वो पाक फौज हो, वो अदलिया हो, दीगर इदारे हो। इदारों पे हमला तो आज इमरान खान साहब ने किया है कि उनकी जान को खतरा इदारों से है, और इदारों में बैठे हुए अफसरान को जब इस तरह की बातें करेंगे तो इससे नुकसान पाकिस्तान का होगा। नदीम कुरैशी साहब, इससे भारत का नुकसान नहीं हो रहा, इससे पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। अच्छा, मैं आपसे तवक्को रखूंगा, आप जो लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं पाकिस्तान को, आप उनको नहीं देख रहे।
मैं तो इमरान खान को देख रहा हूं जो पॉपुलर लीडर है, मुल्क का पॉपुलर तरीन लीडर इमरान खान अगर इदारों के ऊपर इस तरह की तनकीद करेगा, पर्सनल अटैक करेगा, इदारों के आला अफसरान को तनकीद का नाम लेकर तनकीद का निशाना बनाएगा, तो मैं किसके पे बात करूंगा? ये इसी इमरान खान ने लाहौर 23 मार्च के जलसे में कहा था, मैं रहूं ना रहूं पाकिस्तान की फौज रहनी चाहिए, मैं रहूं ना रहूं पाकिस्तान रहना चाहिए। आप पॉजिटिव बातों को तो इग्नोर कर देते हैं, जो अपनी मर्जी की उसमें मनपसंद मनचाही बातें हैं जो आपको दिलचस्पी का मौका फराहम करती हैं। इमरान खान साहब के मुंह से निकले हुए अल्फाज है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। अगर इमरान खान साहब के मुंह से निकले हुए अल्फाज आपको पसंद नहीं है तो मैं नहीं कहता। देखिए, शरीयत, कानून, अखलाकियात, आइन, दस्तूर हर उस शख्स को ये हक देता है अगर उसे कहीं से किसी भी नौयत का कोई खतरा, कोई थ्रेट, कोई इंफॉर्मेशन है तो उसको सुना जाना चाहिए। अगर आप या मैं किसी शख्स के हवाले से अपने को तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं, ये कोई जुर्म नहीं है। मैं भी उनकी इंफॉर्मेशन उस तरह की ना हो और मैं भी उनकी इंफॉर्मेशन बिल्कुल ठीक हो, तो क्या दस्तूर किसी ताकतवर शख्स को ये राइट देता है? सबूत तो अदालत में पेश करना है ना, सबूत अदालत में पेश नाम लेने से क्या होता है? बात शुरू हुई थी इमरान खान। हमने इस कत्ल कहानी के अंदर मुख्तलिफ किरदार सुने, कभी आसिफ अली जरदारी हैं, कभी मोहसिन नकवी है, कभी अमेरिका है, कभी 4 लोग हैं, कभी 5 लोग हैं, बंद कमरों के पीछे साजिश है। वो भी सबूत दे दें, बात खत्म हो जाएगी। अच्छा, तो आप जिन लोगों के नाम ले रहे हैं वो कौम को वोट का हक दे दें। आप मकबूजा कश्मीर के लोगों के लिए इस्तिस्वाब राय का हक मांगते हैं, वोट का पर्ची का पंजाब के 12 करोड़ लोगों को आप वोट से महरूम रखते हैं। उसी कश्मीर की बात कर रहे हैं जिसका सौदा आपकी हुकूमत ने कर दिया। देखिए, मैंने मान लिया आप सच्चे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तो आप अपनी और मेरी राय को लोगों के पास जाने दें ताकि लोग पर्ची के जरिए फैसला करें कि इमरान खान सच बोल रहे हैं या वो लोग सच बोल रहे हैं जिनको सपोर्ट आप कर रहे हैं और आप जैसे बहुत सारे दोस्त कर रहे हैं। मुझे आपकी जाती राय पर का एहतराम है, मुझे आपका भी बड़ा एहतराम है, लेकिन क्या पाकिस्तान की अवाम को यही तो प्रॉब्लम है नदीम कुरैशी साहब कि यहाँ पे जुर्रत इजहार नहीं है, ना ही जुर्रत इख्तलाफ है। हम जुर्रत इजहार करते हैं, जुर्रत इख्तलाफ करते हैं और तनकीद करते हैं, जो हमारा काम है। आप पर भी करेंगे, जब कोई हुकूमती वजीर आएगा उस पर भी करेंगे और डंके की चोट पे करेंगे। आपको अच्छी लगे दुरुस्त, आपको बुरी लगे गलत लगे तो आपकी मंशा है सर। आप आइए ना आइए सर, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। मुझे आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक सर। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नदीम कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। जब से नई हुकूमत ने मुल्क का इंतजाम संभाला है, पाकिस्तान की सफारती और खारजा पॉलिसी में वाज़ेह तब्दीलियां महसूस की जा रही हैं। तारीख में पहली बार खारजा पॉलिसी किसी एक कैंप में रहने की बजाय न्यूट्रल रहने या अवामी फ़वाइद के हिसाब से तरतीब दी जा रही है। आलमी कवानीन की पासदारी की जा रही है और दुनिया भर में पाकिस्तान के ताल्लुकात के बेहतर बनाने के लिए सर तोड़ कोशिशें जारी हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने 1 बरस के अंदर दुनिया में पाकिस्तान का मुकदमा मजबूत अंदाज में पेश किया है। वो कश्मीर होने वाले जुल्म पर भारत को ललकार भी रहे हैं, लेकिन वज़ीर ख़ारजा कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पैगाम भी दे रहे हैं कि पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार मुल्क है जो आलमी कवानीन और फ़ोरम की पासदारी करता है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी इस वक्त शंघाई ताउन तंजीम SCO के वज़ीर ख़ारजा इजलास में शिरकत के लिए भारत के शहर गोवा में मौजूद हैं। वज़ीर ख़ारजा खुसूसी तैयारी के जरिए कराची से बराह रास्त गोवा पहुँचे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी सेक्रेटरी ख़ारजा डॉक्टर असद मजीद और वज़ारत ख़ारजा हुक्काम के हमरा पहुँचे और गोवा पहुँचने पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी का इस्तकबाल भारतीय हुक्काम ने किया है। पाकिस्तान रवानगी से कबल अपने पैगाम में बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बताया कि उनकी इस हिजरत का मकसद दुनिया को ये बताना है कि पाकिस्तान SCO और इसकी रुकनीत को कितनी अहमियत देता है। मेरा जाना ये वाज़ेह पैगाम भेजता है कि पाकिस्तान कितना अहमियत ये SCO को देता है और कितना सीरियसली अपना मेंबरशिप को भी लेता है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इंगेजिंग बायलैटरली उन ममालिक के साथ जो इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। आप ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में शिरकत करना, पाकिस्तान के डेलीगेशन को लीड करना और मैं उम्मीद रखता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जो हमारा SCO का CFM है वो बहुत ही कामयाब होगा। पाकिस्तान की खारजा महाज पर सुबकी का बाइस बनने वाले और खारजा पॉलिसी को ठेस पहुंचाने वाली हुकूमत के उस वक्त वो आज तनकीद का ऑपोजिशन में होते हुए बिलावल भुट्टो के दौरे भारत को तनकीद का निशाना बना रही है कि ये आज इमरान खान साहब ने ख़ास तौर पे अदालत पेशी के मौके पर जिस तरह का स्टेटमेंट दिया कि 5 अगस्त 2019 को जो इलीगल एनेक्सेशन भारत ने की थी, आज बिलावल भुट्टो के वहाँ पहुँचने से हमने इसको जस्टिफाई कर दिया, इसको कॉन्ट्रोवर्शियल किया जा रहा है। इस मामले पर बात करेंगे। इस वक्त साबिक सफ़ीर पाकिस्तान जमील अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जमील अहमद खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है कि इस वक्त में
एससीओ वज़राए ख़ारजा कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में बिलावल भुट्टो का भारत में होना कितनी अहमियत का हामिल है? मतलब 7 बरस बाद कोई ऑफिशियल पाकिस्तान से भारत में मौजूद है। 2016 में मुशीर ख़ारजा सरताज अजीज़ गए थे, 2011 में हिना रब्बानी खर ने विजिट किया था, लेकिन उसके बाद कई बरस गुजर जाने के बाद आज वज़ीर ख़ारजा भारतीय ज़मीन पर हैं। एससीओ कॉन्फ्रेंस कितनी अहमियत की हामिल है? खुश आइन बात है, इसलिए कि मैदान खाली नहीं छोड़ा जा सकता। ये मल्टीलैटरल फोरम है, 8 मेंबर्स, जिसमें कि दुनिया की 40% आबादी इन मेंबर कंट्रीज में है और उसके अलावा दुनिया के 4 न्यूक्लियर स्टेट इसमें है और उसके अलावा दुनिया की एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है। तो इसको इस फोरम नंबर 1, नंबर 2 ये है कि इस फोरम की अहमियत ये है कि इस फोरम में बेसिकली ये अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर है, चैप्टर 8 के तहत ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस वजूद में आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उनकी एक इंटरनेशनल लीगल पोजीशन भी होती है अपनी रजिस्ट्रेशन यानी अपनी हैयत के हिसाब से, और साथ में उनका जो भी काम होता है वो उस चार्टर के मुताबिक होता है जो चार्टर इन इदारों ने, जैसे कि एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन या ईसीओ इस ब्लॉक में इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इनके जो चार्टर है उसके मुताबिक काम चल रहा होता है। दुनिया की तकरीबन ग्लोबल इकोनॉमी का 30% इकोनॉमी सिर्फ इन 8 ममालिक में है। बिलावल खान साहब, जिस वक्त ये एससीओ वज़राए ख़ारजा इजलास हो रहा है, ये वक्त खासी अहमियत का हामिल है क्योंकि आलमी सतह पर एक नई सफ़बंदी की बात हो रही है। जैसे आपने चाइना की मीडिएशन की बात की और कुछ जो ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं उनकी इसमें मौजूदगी की बात की है, तो खित्ते में चेंज के लिहाज से क्या कोई आप नई चेंज आते हुए देख रहे हैं, कोई नई तब्दीली आते हुए देख रहे हैं? और अगर ऐसी तब्दीली रूनुमा हो रही है तो पाकिस्तान की पोजीशन क्या है? जी, बहुत कलीदी सवाल आपने कर लिया। इस वक्त पूरे का पूरा खित्ता इसका ही जवाब तलाश कर रहा है और ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बेसिकली इसको इस पैराहे में देखना चाहिए। इस सवाल का जवाब जो कि मैं देने लगा हूँ आपको, वो है कि यूएस की यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की इस वक्त सबसे अहम नुक्ता फॉरेन पॉलिसी का क्या है। वो ये है कि कंटेनमेंट ऑफ चाइना, यानी चाइना से को महदूद किया जाए, उसके बढ़ाव को, उसकी जो इकोनॉमिक पावर है, उसकी जो मिलिट्री पावर बढ़ती जा रही है, उसको महदूद किया जाए। अब चाइना और रशिया जुड़े हुए हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और उसमें से 5 ममालिक मजीद जुड़े हुए हैं जो कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और अब ईरान और सऊदी अरब भी जुड़ गया इसके साथ। तो जब ये इतने ममालिक एक साथ हो रहे हैं तो यकीनन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि इसमें अमेरिका के इस मामले में जो फॉरेन पॉलिसी है उसको वजन यानी उसको थोड़ा सा वो अहदाफ हासिल करने में बहुत मुश्किलात पैदा होंगे। और इसको मजीद एक नुक्ता और शामिल कर लें इसमें समझने के लिए आपके नाजरीन के लिए, तो आप ये देखें कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल एक तरफ है यानी कि समुद्री साहिलों पर, यानी जहाँ के बंदरगाहें हैं जिसमें के नेवल बेसिस भी हैं, वो समुद्री साहिलों में एक स्प्रिंग ऑफ पर्ल है जिसके के तमाम मेंबर्स में से पाकिस्तान है, श्रीलंका है, म्यांमार है, बांग्लादेश है और वो साउथ चाइना सी तक जाता है। उसके मद्दे मुकाबल अमेरिका ने स्ट्रिंग ऑफ अलायंस रखा हुआ है जो कि शुरू होता है भारत से, फिलीपीन है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, और इस तरह इस समुद्री पानी पर वो काबू पाना चाहता है। देखिए जमील खान साहब, 2 आलमी कुव्वतों के माबैन बज़ाहिर जो एक सर्द जंग है, जो सर्द जंग इस वक्त तूल जोर पकड़ती जा रही है, इसमें पाकिस्तान के लिए 2 धारी तलवार नहीं होगा ये, क्योंकि पाकिस्तान तो अभी IMF की छत्र छाया पे है। वी आर स्ट्रगलिंग अ लॉट टू गेट IMF पैकेज, $1.2 बिलियन की ट्रांच नहीं मिल रही है। तो अमेरिकन रिएक्शन हमारे ऊपर क्या हो सकता है इस सारे में? क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब ने गुज़श्ता रोज़ एक स्टेटमेंट दिया कि हमारा झुकाव अब चीन की तरफ से है, यानी एक रीअलाइनमेंट की जो है पाकिस्तान भी कर रहा है। तो व्हाट आर यू लुकिंग एट? हमें किस रिएक्शन का सामना करना पड़ सकता है? Again, it's so much of complex situation that Pakistan, if they decided today that they have to really shift towards China, it will take them minimum 5 to 8 years minimum. It can take 10 years to do the complete transition. United States से हमारी जो ट्रेड है वो नंबर 1 पे है, चाइना की इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अब नंबर 1 पे आ गया है। तो उसके लिए और जो यूनाइटेड स्टेट्स के हमारे पास
बिल्कुल ठीक। जमील अहमद खान साहब, आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक सर। अब ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। अगर रीअलाइनमेंट होनी है, चीन के साथ ताल्लुकात उसवार कर रहे हैं, उसमें भी वक्त दरकार होगा, 4 से 5 साल का वक्त होगा। अभी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर इमरान खान साहब के खिलाफ एक और केस है और दौरान इद्दत निकाह का मामला है। इद्दत में निकाह का सुना था, लेकिन आज ऑन चौधरी अदालत के सामने पेश हुए तो उजलत में तलाक का मामला भी सामने आया है। बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। दौरान इद्दत निकाह इमरान खान के लिए एक नई मुश्किल खड़ी कर रहा है, क्योंकि इस केस में उनके निकाह खा मुफ्ती सईद और माजी करीब में उनके दस्ते रास्त रहने वाले ऑन चौधरी बतौर गवाहान अदालत में अपने बयान जमा करा चुके हैं, जिसमें उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि इमरान खान का एक निकाह दौरान इद्दत हुआ, जिसके बाद इद्दत पूरी होने पर दोबारा निकाह कराया गया और ये सब करने के पीछे खास मकसद छुपा हुआ था। मुफ्ती सईद तो इस केस में बहुत पहले ही बयान हल्फी कलम बंद करा चुके हैं, लेकिन अब ऑन चौधरी ने भी अपना बयान रिकॉर्ड कराते हुए कहा है कि मैं इमरान खान का जाती असिस्टेंट सेक्रेटरी और करीबी साथी था। मैं इमरान खान के तमाम सियासी और जाती मामलात को भी देखता था। इमरान खान की रेहाम से 2015 में तलाक हुई। इमरान खान को बुशरा बीबी ने कहानी फिलफौर रेहाम खान को तलाक दे दो, ये बुशरा बीबी ने खुद कहा था इमरान खान को, और बुशरा बीबी के कहने पर इमरान खान ने तलाक दे दी थी। ऑन चौधरी ने कहा कि बुशरा बीबी ने इमरान खान को कहा कि रेहाम को तलाक देना ही तुम्हारे लिए बेहतर है। रेहाम मुल्क में मौजूद नहीं थी। इमरान खान ने रेहाम खान को ईमेल पर तलाक दी थी। इमरान खान तलाक के बाद ज़हनी परेशानी का शिकार रहते थे और इमरान खान मुझे अक्सर औकात कहते थे कि मुझे बुशरा बीबी के पास ले जाओ। बुशरा बीबी के साथ इमरान खान की मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा। ऑन चौधरी के मुताबिक 31 दिसंबर 2017 को इमरान खान ने कहा कि 1 जनवरी को बुशरा बीबी से निकाह करना है। इमरान खान के निकाह के इंतजामात करो। इमरान खान की बात पर मैंने हैरानी का इजहार किया और बुशरा बीबी को कहा कि पहले से ही वो शादीशुदा है, जिस पर इमरान खान ने मुझे बताया कि बुशरा बीबी की तलाक हो गई है। अब इस सारे मामले में इस्टेब्लिश हो रहा है कि इमरान खान उस वक्त वजीर आजम बनने के लिए कुछ भी कर गुजर सकते थे और जो कुछ हुआ अब इसका यकीनन अदालत फैसला करेगी। इन 2 स्टेटमेंट्स के सामने आने के बाद प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।